आपकी नज़र में मोहब्बत का असल मतलब क्या है? सबसे ज़्यादा अमीर आदमी कोई नहीं हो सकता। इंसानियत होना चाहिए। जाहिर सी बात है, बहुत रिश्तों की अहमियत कम हो गई है। और आपको लगा कि यार ये दुनिया जो है मेरे जज्बात की या जो मैं सोच रहा हूँ उसकी कदर नहीं करेगी। अक्सर गरीब और मजबूर लोगों से आप मिलते होंगे, तो आपको लगा है कि सिर्फ इनकी जो हालत बदल सकती है वो सरकारी स्कीम से बदल। एक शख्स मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा था, नाम रिवील नहीं करूँगा, बोले लोग गरीबी का रोना रोते हैं लेकिन उनमें मेहनत की कमी होती है। सबसे बेसिक एजुकेशन, एजुकेशन, लोगों को एजुकेशन तो देना क्या बहुत कमी ज़रूरी लगती है है। आपको जैसे एजुकेशन में कि इनमें चेंजेस होने चाहिए? जो देखिए, जो पैसे वाले लोग हैं वो तो अपने बच्चे को पढ़ा लेते हैं, ठीक। प्राइवेट स्कूलों में, अच्छे स्कूल हैं रामपुर में, पढ़ा लेते हैं, बाहर भी भेज देते हैं। लेकिन जो स्लम बस्तियों में लोग रहते हैं उन पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। उनके पास पैसा। आप क्या बताओगे मुझे, मेरी जैसी एज के यंगस्टर को, कि ये तरीका है? लोग सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करके और बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, लेकिन 70% इसका लोग निगेटिविटी में इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई आप अपनी जर्नी का कोई एक ऐसी हाईलाइट बताइए कि मैंने जो उस टाइम पे मैंने हार नहीं मानी। सर थोड़ा विमेन एम्पावरमेंट पे हम बात कर लेते हैं। एक मुल्क की तरक्की का असली सबब लड़कों की तालीम नहीं बल्कि लड़कियों का आगे बढ़ना है। अगर ध्यान दें तो बहुत सारे जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं। एक लड़की जो बिजनेस करना चाहती है या पॉलिटिक्स में आना चाहती है, आप उसे क्या मशवरा दोगे? आपकी नज़र में एक औरत का सोसाइटी में असली मुकाम क्या होना चाहिए? सर जैसे हम एक मुस्लिम कल्चर से आते हैं, सोसाइटी है से हैं, मुस्लिम्स हैं, उसको लेकर भी कोई ये नहीं सोचता कि उसी के तरीके का, उसी के मुताबिक का उसे जॉब मिलनी चाहिए। कि बेशक इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए। तो आप मुझे क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि आप 50,000 रुपये से ये बिज़नेस कर सकते हो, ठीक है? या एक और कि आपको लगता है कि सिर्फ डिग्री होने से नौकरी मिलती है या असली हुनर और सोच ज़्यादा ज़रूरी है? जाहिर सी कहाँ पे नेग्लिजेंसी है, क्यों हमें कामयाबी नहीं मिल रही? कहीं हमारी नीयत तो ख़राब नहीं है, कहीं हमारी सोच में तो कोई कमी नहीं है। दोस्तों, सियासत सिर्फ कुर्सी का नाम नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है, एक फ़र्ज़ है, एक आवाज़ है। ये आवाज़ अपने लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए उठनी चाहिए जो इंसाफ चाहता है, जो तरक्की चाहता है। कुछ लोग सियासत को सिर्फ एक पावर समझते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे एक मिशन बनाते हैं, एक ऐसी जंग जो गरीब के लिए लड़ी जाए, एक ऐसा सफ़र जो अपने लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए तय किया जाए जो बेसहारा है। आज मेरे साथ एक ऐसे ही सियासतदान, सोशल एक्टिविस्ट और एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन जिन्होंने पॉलिटिक्स को एक पोजीशन की तरह नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह लिया है। आज पॉडकास्ट कर रहा हूँ एक ऐसे ही लीडर के साथ जो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए नहीं बल्कि दिल जीतने के लिए काम कर रहे हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर फैसल लाला साहब। आम आदमी पार्टी से सोशल एक्टिविस्ट हैं, NGO चलाते हैं ये, और बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं। इन्होंने सियासत को सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि एक आवाज़ बनने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपके साथ मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था पॉडकास्ट करने के लिए, और उसका एक रीज़न ये है, जिस सिटी से आप ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ के लोगों से मैंने ये पूछने की कोशिश की। जब पॉडकास्ट का मेरे दिमाग में आया कि मैं जो है करना चाहिए, तो पहले मैंने सोचा क्यों ना आपके बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल की जाए, क्योंकि हमें लगता है कि थोड़ा सा ना पूछना चाहिए। तो मैंने देखा यूट्यूब पर, मुझे कहीं भी एक भी ऐसी वीडियो नहीं मिली जहाँ पर मुझे ये लगे ये नेगेटिविटी की तरफ है। हर किसी में आपने कोई ना कोई मैसेज हुआ, आवाम को लेके हुआ, सिटी को लेके हुआ, किसी भी हर मुद्दे पर। बाकी एक और मुझे एक इंसिडेंट बहुत अच्छा मेरे दिल को छुआ, वो ये था कि एक इंसान से मैं मिला और मैंने पूछा, मैंने कहा आपके मिस्टर फैसल लाला साहब जो हैं, कुछ बताएंगे आप उनके बारे में? तो उन्होंने ये कहा कि कोरोना पैंडेमिक में उन्होंने एक अभियान चलाया था, मुझे तो नहीं मालूम, मुझे उन्होंने बताया, और उन्होंने उसमें ये बताया कि स्कूल की फ़ीस को लेकर अभियान चलाया गया। नो स्कूल नो फीस। जी, नो स्कूल नो फीस। तो उन्होंने कहा मेरे ये सिचुएशन थी कि मेरे घर में खाने तक को नहीं था, लेकिन स्कूल की फ़ीस जमा करनी थी। और बोले उनके ऑफिस में गया और मैं बाकी जगह भी गया, लेकिन ये स्टेप नहीं लिया गया, और बाकी उसके बाद उनके बच्चों की स्कूल की फ़ीस माफ़ कराई गई। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा।
तो सर आपके साथ यही था मेरा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपकी जर्नी, कहाँ से आपने स्टार्ट किया, एक इंस्पिरेशन आप हो हमारे लिए, कैसे शुरुआत हुई और कैसे आपने आया, और एक माइंडसेट होता है पॉलिटिक्स में, ये आपने क्यों सोचा आने का? देखिए, मैं पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा भी नहीं था और कोई बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ भी नहीं था पॉलिटिक्स का। मैं तो एक स्कूलिंग, उसके बाद मेरी कॉलेज लाइफ, उसके बाद मैं अपने बिज़नेस में लग गया था। लेकिन सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन गए कि यहाँ पे सिटिंग मिनिस्टर थे आज़म खान साहब, तो उनसे विवाद शुरू हो गया। चूँकि वो जहाँ जहाँ लोगों को उजाड़ते थे हम वहाँ पहुँच जाते थे, धरना दे देते थे, प्रदर्शन करते थे। यतीम खाने का एक मामला था, वहाँ पे 40 परिवारों को उजाड़ा जा रहा था। इसके अलावा डोंगरपुर के अंदर भी 40-50 परिवार थे जिनको उजाड़ा जा रहा था। तो वहाँ पे हम लोगों ने जाकर एजिटेशन किया, तो धीरे धीरे लोगों की नज़रों में आने लगे उससे, ख़ास तौर से उन सियासतदानों की नज़रों में आने लगे जो वहाँ पे डिमोलिशन की कार्रवाई कर रहे थे। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि कोई विपक्ष का लीडर तो बोलता नहीं है, बड़े बड़े लीडर नहीं बोलते हैं। उस वक्त काफ़ी बड़े बड़े लीडर थे रामपुर में, जो विधायक भी थे, मिनिस्टर भी थे केंद्र के अंदर, लेकिन कोई पब्लिक के लिए खड़ा नहीं होता था। तो जो लोग डिमोलिश कर रहे थे उनको ये लग रहा था कि एक कम उम्र नौजवान लड़का हर जगह आकर खड़ा हो रहा है, चैलेंज कर रहा है, पब्लिक के साथ दिख रहा है। तो उन्होंने मुझे पर्सनली तौर पर टारगेट करना शुरू कर दिया। इकोनॉमिकल बहुत नुकसान पहुंचाया। हमारी सेमी प्लाईवुड फैक्ट्री थी, उसको बंद करा दिया गया, लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। हमारी एक मार्केट थी नैनीताल हाईवे पे, उसको डिमोलिश कर दिया गया और फिर हमारे ऊपर फेक मुकदमे लगा दिए, जेल में डाल दिया गया। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा ये हुआ कि पब्लिक पहचानने लगी रामपुर की, और बहुत सारे लोग फिर आने लगे अपने मसले लेकर। चूँकि मैंने लड़ाई सड़क पर भी लड़ी और कोर्ट्स कचहरी से भी लड़ी और अपने आप को स्टेबल किया बहुत हद तक। तो लोगों को लगा कि इनसे मशवरा मिल सकता है कि इन्होंने अपने आप को कैसे बचाया, कैसे सरवाइव किया इस गवर्नमेंट में। तो वहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि अगर हम किसी कुर्सी पर हैं तो बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। तो हल्के हल्के चलते रहे। एक NGO भी चलाते हैं हम लोग, तालीम तरबियत वेलफेयर सोसाइटी के नाम से, और उसमें हम हेल्थ कैंप और एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं। आजकल सफाई अभियान चला रहे हैं उस NGO के बैनर पे, और ख़ुद हम और हमारे वॉलंटियर्स जाकर अपने हाथों से पार्कों की सफाई करते हैं। ठीक है। स्लम बस्तियों के अंदर, स्लम बस्ती जो काशीराम कॉलोनी, आसरा कॉलोनी है, इन बस्तियों में खुद जाते हैं और अपने हाथों से हम और हमारे तमाम साथी साफ़ सफाई करते हैं। तो बस यही एक मुख्तसर सा सफ़र है, कोई बहुत बड़ा सफ़र नहीं है। आपने जितनी बातें बताई, रहा सवाल कोरोना काल का, तो उस वक्त नो डाउट कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, सब घरों के अंदर थे। पहले वाला कोरोना जो 2020 में था, उस वक्त एकदम से लॉकडाउन हुआ, तो स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, 3-4 महीने तक बंद रहे। लोगों के पास अपने खाने के लाले थे, बहुत ज़्यादा परेशानी और बहुत गुर्बत में लोग जी रहे थे। जो दिहाड़ी मज़दूर टाइप के लोग होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त था वो। तो ऐसे में बच्चों की स्कूल की फ़ीस का एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बच्चों के स्कूल से दबाव पड़ने लगा पेरेंट्स के ऊपर कि आप फ़ीस जमा करिए वरना बच्चे का नाम काट देंगे। तो उस वक्त में हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना कि हम ज़िलाधिकारी और ऊपर के फ़ोरम पे जाकर बात करें कि जब स्कूल बंद है तो फ़ीस कैसी। कोई भी चीज़ जब बंद है, वो इस्तेमाल ही नहीं हो रही है, तो आप उसकी फ़ीस क्यों ले रहे हैं। आपको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आपने सालों तक पेरेंट्स से पैसे कमाए हैं और एक अंपायर खड़ा किया है आपने, और अच्छी बात है आप बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं, बच्चों को अच्छी बातें सिखा रहे हैं, तालीम से जोड़ रहे हैं। लेकिन जब बच्चे और उनके पेरेंट्स बहुत परेशानी में हैं तो सपोर्ट में सबसे पहले स्कूल वालों को खड़ा होना चाहिए। तो जब हमने इस अभियान की शुरुआत की तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, और मुझे लगता है कि कम से कम शायद 8-10 हज़ार लोग थे जो हमारे साथ जुड़ गए थे उस अभियान में, और पूरे यूपी के अंदर, सिर्फ रामपुर में नहीं, पूरी यूपी में। और उसका ये असर हुआ कि बहुत सारे स्कूलों ने बड़ा दिल दिखाया और फ़ौरन तौर पर 2-2, 3-3 महीने की फ़ीस माफ़ करी। तो पेरेंट्स को बहुत राहत पहुंची उससे। और कुछ स्कूल थे उन्होंने माफ़ नहीं की, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों ने फ़ीस माफ़ कर दी। तो एक अच्छा अचीवमेंट रहा, उससे हम लोगों को बड़ी खुशी हुई कि चलिए हमने कुछ करा तो लोगों का फ़ायदा हुआ। ठीक है,
आप समाज सेवा के ज़रिए सिर्फ लोगों की मदद नहीं बल्कि मोहब्बत और इंसानियत भी बांट रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपकी नज़र में मोहब्बत का असल मतलब क्या है? देखिए, इंसानियत और मोहब्बत एक ही पहलू के दो, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप के अंदर इंसानियत होना चाहिए, लोगों से मोहब्बत होना चाहिए। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ, अपनी स्पीचेस में भी कहता हूँ कि बहुत सारे लोग अपने और अपने परिवार का ख्याल रखते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं। अपने लिए, और बहुत सारे लोग फ़िक्र करते हैं कि हमारे अज़ीज़ भी हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। और एक तीसरे लोग होते हैं जो अपने अपने परिवार, अपने पड़ोसियों के साथ साथ पूरे मुआशरे का ख्याल रखते हैं, जिसमें परिंदे भी आ गए, जिसमें जानवर भी आ गए, जिसमें इंसान भी आ गए, जिसमें पेड़ पौधे भी आ गए। अल्लाह की बनाई हर उस मखलूक का ख्याल रखना चाहिए जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है। तो और ये सब इंसानियत और मोहब्बत से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो मैं अक्सर बच्चों से बात करता हूँ, स्लम बस्तियों में जाकर लोगों को गाइड करने की कोशिश करता हूँ, तो यही कि एक दूसरे का ख्याल रखना ही सबसे बड़ी बात है। और मोहब्बत और अखलाक और किरदार अगर किसी के पास नहीं है, तो फिर कितना ही कामयाब हो, कितना ही दौलतमंद हो, कितनी ही शोहरत हो, मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब इंसान है। कामयाब इंसान है। अगर एक शख्स के पास पैसा नहीं है लेकिन मगर दिल में इंसानियत है, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो शख्स अमीर है या गरीब है? उससे ज़्यादा अमीर आदमी कोई नहीं हो सकता। इंसानियत होना चाहिए। एक गरीब रिक्शा वाला भी है। आजकल देखने को मिलता है कि कोई गरीब इंसान है, वो किसी महफ़िल में चला जाए तो कोई उससे बात करने को तैयार नहीं होता, कोई उसको पास बिठाने को तैयार नहीं नीची होता। निगाहों से देखा जाए। हाँ, उसको कोई कुर्सी देने को तैयार नहीं होता। लेकिन क्या पता कि अल्लाह के करीब उस शख्स की क्या अहमियत हो। क्या है? वो दुआ के लिए हाथ उठाए तो शायद बड़े-बड़े लोगों की दुआ कबूल ना हो, जब जो कि उसकी दुआ कबूल हो जाए। तो अल्लाह की नज़रों में जो सबसे बेहतरीन इंसान है, मुझे लगता है कि वो गरीब होना या अमीर होना, पैसे से अमीरी गरीबी नहीं होती है। अखलाक और किरदार से इंसान और इंसानियत से इंसान अमीर और गरीब होता है। बहुत सारे लोग होते हैं मोहल्ले में भाई कि बड़ी गाड़ी है, निकल रहे हैं तो लोग सलाम कर रहे हैं, सलाम कर रहा है। लेकिन क्या पता कि वो पैसा कैसे कमाया है, किसका दिल दुखा के कमाया है, किसको तकलीफ़ पहुंचा के कमाया है, किसकी ज़मीन पे कब्ज़ा करके कमाया है। तो ठीक है, अब समाज है, ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए किसी को अमीरी और गरीबी से तोलने का। अमीरी और गरीबी से अगर तोलना है तो उसका किरदार, उसका अखलाक और उसके जो काम हैं समाज के लिए, उससे तोलना चाहिए। आपने जैसे कि मैं जहाँ तक समझता हूँ और मैंने लोगों से पूछा, आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल थे, लेकिन दिल में कैसा आया कि मुझे इस फील्ड में उतरना है और लोगों की मदद करनी है? कब से ये चीज़ आपके दिमाग में आती थी कि बचपन, स्कूल लाइफ से या कॉलेज लाइफ से आपने स्टार्ट करा? मतलब वो पहला जो है कि जो दिल को, दिमाग को क्लिक करती है, वो चीज़ आपके दिमाग में कैसे आई कि यार नहीं, एक गरीब का दर्द को समझना, उसे महसूस करना, और फिर इंसान जब बैठता है तो अकेले में वो यही चीज़ें महसूस करता है, तब इन चीज़ों में आगे बढ़ता है। तो वो कैसा आपके दिमाग में आया और कौन सी चीज़ थी जो आपको मोटिवेट करती थी? आज भी आप ना जाने कितनी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप देखते होंगे, फेस करते होंगे, और फिर बहुत प्रेशर होगा सोसाइटी का या लोगों का, कैसे करूँगा इस चीज़ को, ओवरकम कैसे करूँगा? बहुत प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती होंगी, उसे आप ओवरकम कैसे करते हो? देखिए मैं अक्सर जब निकलता हूँ तो रोड पे देखता हूँ कुछ बच्चे भीख मांग रहे हैं, कुछ खाने के होटल के आगे खड़े हैं, खाने की तलाश में हैं, और लोग बड़ी परेशानी से गुज़र रहे हैं। और कोई भी इंसान नहीं चाहता कि मैं भीख मांगूं, हर इंसान मेहनत करना चाहता है, लेकिन पता नहीं उस शख्स के आगे क्या मजबूरी है कि वो अपने बच्चों के साथ सड़क पे है और दरवाज़े दरवाज़े जाकर पैसे मांग रहा है। तो बहुत सारे लोग मदद भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पीछे उसकी पूरी ग्राउंड को देखना चाहिए कि वो शख्स ऐसा क्यों कर रहा है या उसके बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हमने ये महसूस किया, और हम उस वक़्त एक ताशका बस्ती थी, जी वहाँ के बहुत सारे बच्चे अक्सर मुझे मिलते थे खाने के होटल के बाहर। जी जी। तो आपने एक वक्त का खाना अगर किसी को खिला दिया तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया, या उसको 10-20-50 रुपए दे दिए तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया। तो हमने जानने की कोशिश की कि इन बच्चों को कैसे इनका
घर पर जाकर इनको समझा जाए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं और ये किसी कारोबार से नहीं जोड़े जा सकते हैं क्या। बिल्कुल। तो फिर हम उन बस्तियों में गए, हमने वहाँ पे वक्त गुजारा, उनके साथ रहे भी, रात में भी हमने टेंट में उनके रुके, उनके साथ बैठ के खाना खाया। फिर उनको हम एक दिन उठाकर, मेरी बच्ची का बर्थडे था तो एक अच्छे होटल में ले गए, उनके साथ हम लोगों ने पार्टी की। तो उनको बड़ी खुशी हुई, बच्चों को बहुत अच्छा लगा कि जिस होटल के बाहर खड़े होके वो लोगों से पैसे मांगते एंट्री नहीं हो थे, पाती फिर है। उसके अंदर जाकर उन्होंने देखा और सब चीज़ों को महसूस किया। तो दिल से हमें भी बड़ी खुशी हुई इस बात को लेकर कि चलो हमने कुछ अच्छा काम करने की कोशिश की। तो ये है कि लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है। एजुकेशन, बच्चों के पास अगर थोड़ी बहुत भी एजुकेशन आ जाए, लेकिन एजुकेशन कहाँ मिलेगी? एजुकेशन तो एक सेकेंडरी ऑप्शन माना जाता, पहले पेट के लिए नहीं है, उसके लिए। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आज किसी शख्स के 3-4 बच्चे हैं तो वो ये सोचते हैं कि मैं वेल्डिंग के काम पर बिठा दूं, उसको पढ़ाई छूट जाती है, या मजदूरी करने के लिए भेज दूं, पढ़ाई पीछे छूट जाती है। तो मैं जो आजकल स्लम बस्तियों में काम कर रहा हूँ वो इस पे कर रहा हूँ कि बच्चों को हम पढ़ाएं, वहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे लगाकर। हमारे ही साथी हैं जो अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, सेंट मैरी में टीचर हैं और जामिया मिलिया से पास आउट हमारे फ्रेंड्स हैं। तो वो अपनी खिदमतों को देने के लिए तैयार हैं कि हम इन बच्चों को पढ़ाएंगे। उन पार्कों की जिनकी हम सफाई कर रहे हैं वहाँ पे हम बच्चों को बिठाल कर पढ़ाने की योजना हमारी है। तो वो बच्चे अगर बेसिक सीख जाएंगे तो आसानी से वो कोई छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनको गुणा भाग नहीं आती है, तो कोई कारोबार भी नहीं कर सकते। तो इसलिए बेसिक सिखाना बड़ा ज़रूरी है। जो बड़े लोग हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उन पे काम करने से बहुत वो आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि उनकी एक उम्र गुजर चुकी है। लेकिन अगर उनके बच्चों पे काम किया जाए और उनको सिखाने की कोशिश की जाए तो हम माशरे में बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीली ला सकते हैं। किस तरह से काम कर सकते हैं? यही कि हम बच्चों को एजुकेशन से जोड़ें। हमने प्लान बनाया कि हम उनको उस पार्क के अंदर बच्चों को पढ़ाएंगे। महीना 2 महीना हमने पढ़ाया, उसके बाद उनका टेस्ट लिया, ये देखा कि कितने बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं इस पढ़ाई के सिस्टम पे। तो शुरू में मान लीजिए एक दिन में 100 बच्चे आए, उसके बाद फिर बच्चे कम हो गए, 50 हो गए, लास्ट में कितने बच्चे ठहरते हैं 1-2 महीने तक, और उसमें बेस्ट कौन है और कौन टेस्ट में पास हो रहा है और अच्छे नंबर ला रहा है, तो हम उसको कोशिश करेंगे कि उनको अच्छे स्कूलों में डालें। और उसका पूरा खर्च हम लोग, हमारी एनजीओ बेयर करेगी। और अच्छे स्कूलों में डालने के बाद उनके लिए रिक्शा का भी बाकायदा इंतज़ाम हम ही लोग करेंगे, क्योंकि उनके पास तो पैसे नहीं है, वो रिक्शा का खर्च कहाँ से उठाएंगे स्कूल जाने के लिए, या स्कूल की फ़ीस कहाँ से अरेंज करेंगे, या कोर्स या ड्रेस कैसे करेंगे। तो वो सारी हमारी एनजीओ या हमारे साथी, हमारे दोस्त हैं, वो सब मिलकर हम लोग करेंगे। तो ये प्लान हम लोगों ने बनाया है। अब देखिए, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कुछ अल्लाह ने नसीब में लिखा है तो कामयाबी मिलेगी। आज की दुनिया में लोग, आपको लग रहा है कि पैसा जीत रहे हैं और इंसानों को हार रहे हैं? जाहिर सी बात है, बहुत रिश्तों की अहमियत कम हो गई है। पहले हम देखते थे कि हम खुद ही अपने आप को भी अगर देखें तो हम अपने अजीज़ों के यहाँ जाते थे, अपनी फुप्पो के यहाँ, अपनी खाला, अपने मामू मुमानी, दोस्तों के यहाँ, सबके घर जाते थे ईद बकरीद पे, त्योहारों पर, और इससे हटकर भी 10-12-15 दिन में जाते थे और खैरियत खैर सल्ला सबकी लेकर आते थे कि भाई सब ठीक है घर पे, सब बढ़िया। तो आज तो महीनों हो जाते हैं। लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, फिर मोबाइल ने बहुत कनेक्शन काट दिया है लोगों का। जो इंटीमेसी आपको मिल कर आती है वो मोबाइल पर नहीं आती है। तो पहले शादी का बुलावा था तो लेकर जाते थे कार्ड, घर के बड़े जाते थे और देकर आते थे और लोग आते थे बहुत बहुत दूर से। अब व्हाट्सएप पे बुलावा चला जाता है, सोशल मीडिया के थ्रू इनवाइट कर दिया जाता है, या बहुत हुआ तो फ़ोन कॉल करके इनवाइट कर दिया जाता है। तो रिश्ते कहीं पीछे छूटते चले जा रहे हैं। तो ऐसे ही अगर चलता रहा तो रिश्तों की अहमियत कम हो जाएगी और पैसे का इन्वॉल्वमेंट हर जगह। और डिप्रेशन की भी वजह शायद यही है, लोगों से ना मिलना जी, और अपने लोगों में ना जाना, रिलेटिव्स को छोड़ देना, ये भी एक बहुत बड़ा कोज है। जब आप जाते हैं तो एक आपका हवा पानी चेंज होता है। अपने घर से निकल कर आप जाएंगे, चाहे आप साइकिल से जाएं, बाइक से जाएं, गाड़ी से जाएं, तो एक हवा पानी चेंज हो रहा है, दूसरे के घर जा रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, तो आपको अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चों को आप देख रहे हैं, बुज़ुर्गों को देख रहे हैं, उनकी दुआएं ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक इंस्पिरेशन के तौर पर होती हैं। इससे एक हेल्दी लाइफ भी मिलती है और रिश्ते भी बहुत मजबूत होते हैं। दोनों ही तरीके से फ़ायदा है। ठीक है,
आपने सियासत में आने का फैसला कब और क्यों किया, और आपको लगा कि यार ये दुनिया जो है मेरे जज्बात की या जो मैं सोच रहा हूँ उसकी कदर नहीं करेगी, फिर भी आप आए, ये कब लिया आपने? सही पूछें तो मैं सियासत में कोई ऐलान करके नहीं आया, ना अभी भी कोई मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ कि मुझे भाई कोई कुर्सी चाहिए, मुझे कोई चुनाव ही लड़ना है। ज़रूरी नहीं है कि मैं चुनाव लड़के ही कुछ करूँ। जितना अल्लाह ने दिया है और जितना इल्म दिया है, जितनी मेरी हिम्मत और कोशिश है, उतना मैं सर्व करने की कोशिश करता हूँ। तो सियासत में आना कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। मेरा पैशन, मेरी सिर्फ ये है, एक हॉबी कह लीजिए, एक जुनून कह लीजिए कि कोई शख्स आए और उसको लगे कि मैं उसके किसी काम आ सकता हूँ, मैं उसका कोई तिनका निकाल सकता हूँ, तो मैं आगे बढ़कर उसकी आँख का तिनका निकाल दूँ। बस मेरा एक ये जुनून रहता है कि कोई भी शख्स आए तो मेरे यहाँ से खाली हाथ ना जाए। जिस उम्मीद से वो आया है, मैं उसका वो काम आगे बढ़ के करूँ। बिल्कुल। अच्छा, आपको लगता है कि अक्सर गरीब और मजबूर लोगों से आप मिलते होंगे, तो आपको लगा है कि सिर्फ इनकी जो हालत बदल सकती है वो सरकारी स्कीम्स ही बदल सकती हैं? ज़रूरी नहीं है। सरकारी स्कीम तो पहुँचती नहीं है नीचे तक, ऊपर से ही ख़त्म हो जाती हैं। नीचे से लेके ऊपर तक करप्शन इतना ज़्यादा है कि अगर 100% पैसा किसी चीज़ के लिए आता है तो उसमें से 20% पहुँचता है, 80% ख़त्म हो जाता है। उन लोगों तक पहुंचता ही नहीं। ये कड़वा सच है। तो एक दूसरे को हम अपने तौर पर तो मदद कर सकते हैं, मतलब इंडिविजुअली लोग अपने पड़ोसियों का ख्याल रख लें। जो मोहल्ले के अंदर साहिब हैसियत लोग हैं, वो 40 घर अपने सीधे हाथ पर और 40 घर उल्टे हाथ पर देखें कि कौन कमज़ोर है, किसके लिए क्या हम कर सकते हैं, आगे बढ़ के करें। लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं है आजकल, जज्बा नहीं है काम करने का। तो लोगों को यह है कि सबसे पहले एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। मुझे एक शख्स मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा था, नाम रिवील नहीं करूँगा, बोले लोग गरीबी का रोना रोते हैं लेकिन उनमें मेहनत की कमी होती है। कुछ हद तक ये बात ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा भी है कि अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। आप कह सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन हर जगह आप ये नहीं कह सकते कि भाई बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, कामयाबी नहीं मिल पा रही है। लेकिन हाँ, मेहनत बहुत ना के बराबर है कि ज़ाया हो। अगर आप दिल से कोई काम करना चाहें तो दुनिया भी उसकी मदद करती है और अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है। कुछ और बताएं अपने बारे में, कहाँ से शुरुआत हुई, स्कूलिंग कहाँ से की आपने, सारी चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ आपसे। अब यहाँ तक अभी आप आए हैं तो एक कुछ बड़ा ही आपने दिमाग में सोच रखा होगा कि क्या गोल हैं आपके आफ्टर 5 years, सारी चीज़ें हमें जानना है। देखिए, मैं स्कूलिंग मेरी सेंट पॉल से हुई है। ठीक है। और उसके बाद मैंने BBA किया शोभित यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया था यूनिटी लॉ कॉलेज रुद्रपुर में। तो 2 ही सेमेस्टर हो पाए, उसके बाद वो बीच में छूट गया, ड्रॉप करना पड़ा। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए थे कि सिटिंग मिनिस्टर जो थे आज़म खान साहब, उनसे अदावत शुरू हो गई थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। तो जब हमारे एग्ज़ाम होते थे तो घर पे पुलिस आती थी, दस्तक देती थी, कोई मुकदमा लिख दिया हमारे ऊपर, तो पेपर देने जाने की तैयारी कर रहे थे, घर पे पुलिस है, तो फिर कोर्ट की रास्ता अपनाया कि भाई अपने आप को सेव करें, कोर्ट जाएं, स्टे लेकर आएँ। तो पेपर छूट गए, इस वजह से वो बीच में ड्रॉप करना पड़ गया। 2 ही सेमेस्टर पूरे कर पाए लॉ के। और रहा सवाल फ्यूचर का, तो कोई बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात नहीं है। अल्लाह ने जितना दिया है उसका बहुत एहसान है, बहुत ही ज़्यादा उसका शुक्रगुज़ार। जैसे आपको मौका मिले, अगर कुछ करने का, कोई एक ऐसी पोजीशन आपको मिले और तो आप ये सोचें कि मैं उस पोजीशन पे जाके लोगों के लिए ये कर सकता हूँ। सबसे बेसिक एजुकेशन लोगों को एजुकेशन देना क्या बहुत कमी ज़रूरी लगती है आपको जैसे एजुकेशन में कि इनमें चेंजेस होने चाहिए? जो देखिए, जो पैसे वाले लोग हैं वो तो अपने बच्चे को पढ़ा लेते हैं, प्राइवेट स्कूलों में, अच्छे स्कूल हैं रामपुर में, पढ़ा लेते हैं, बाहर भी भेज देते हैं। लेकिन जो स्लम बस्तियों में लोग रहते हैं उन पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। उनके पास पैसा नहीं है तो कोई उनको देखने को तैयार नहीं है। तो सबसे बेसिक चीज़ जो है वो जो गुर्बत में लोग रह रहे हैं उनके लिए कुछ करना। अब बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ हैं, जैसे 2 तरह की कॉलोनीज़ होती हैं जो सरकार डेवलप करती है। एक होती है आवास विकास कॉलोनी, हर शहर के अंदर होती है, सरकार बनाती है जी।
और एक होती है आसरा कॉलोनी और काशीराम कॉलोनी, ये भी सरकार ने बनाई है जी। लेकिन दोनों के लाइफ स्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पर जो आवास विकास कॉलोनीज़ होती हैं जी। उसमें सरकार सड़क भी अच्छी बनाएगी, पार्क भी अच्छा करेगी, पानी की भी व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी और पेड़ पौधे भी, हर चीज़ बहुत अच्छा रहेगा वहाँ पे। उनके लोग बाहर निकल के शाम को टहलेंगे पार्क बहुत के ज़्यादा अंदर। डिफरेंस नज़र हाँ, आता है स्टेटस में दोनों के। स्टेटस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और एक कॉलोनी ऐसी है कि बहुत गुर्बत में लोग रह रहे हैं। जब सरकार ने एक बार बना दी उसके बाद कोई वहाँ पे काम ही नहीं किया, उसके बाद पलट कर देखा ही नहीं कि इन कॉलोनियों में लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। वहाँ कूड़ा है तो कूड़ा ही पड़ा है, नालियाँ गंदी हैं तो गंदी हैं, बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं तो कपड़े नहीं हैं। आपको तो क्या लगता है फिर किसकी वहाँ कमी है ये? फिर वो मतलब बच्चे, सरकार की, जो उस सिटी में जाहिर कोई सी बात है, पॉलिटिशियन है उसकी कमी? जाहिर सी बात है, पॉलिटिशियन और सरकार दोनों की कमी है। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आपने अगर किसी को बसाया है, मकान दिया, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनका जो देखभाल है वो भी तो आप ही की ज़िम्मेदारी है। अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, पानी की टंकी उनकी ख़राब है तो उनकी पानी की टंकी कौन ठीक कराएगा? सड़क अगर टूटी है तो सड़क कौन ठीक कराएगा? पार्क अगर ख़राब हैं, पार्कों की मेंटेनेंस कौन करेगा? तो उनकी मेंटेनेंस पे भी ध्यान देना चाहिए। अब 10-10, 15-15 साल हो गए कॉलोनियों को बने हुए, 15 साल में किसी ने कुछ किया ही नहीं वहाँ कॉलोनियों के अंदर, तो मतलब पेंट तक नहीं हुआ है। जब पेंट बनी तक थी नहीं। 15 साल में एक बार भी पेंट नहीं हुआ। तो इतनी बुरी हालत में है, जर्जर हालत में वो घर हैं, बिल्कुल गिरने को तैयार हैं। उनके प्लास्टर गिर रहे हैं, पेंट तो है ही नहीं। पार्क कूड़ा घर बन चुके हैं, कोई कूड़ा उठाता नहीं है, डब्बे पड़े रहते हैं, तो लोगों ने पार्कों में कूड़ा डालना शुरू कर दिया। तो उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी किस तरह का? जैसे हम जाते हैं हर संडे को ठीक। और अपने हाथों से पार्कों को साफ़ करते हैं, कूड़ा साफ़ करते हैं। हमने 3-4 पार्क बिल्कुल क्लीन कर दिए हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे, 20-20 ट्रॉली कूड़ा हम लोगों ने अपने हाथों से निकाला है, महीनों लगाकर। मतलब हर हफ्ते जाएंगे, 20-25 लोग होते हैं हमारे साथ, उसमें विकलांग तक लोग हमारे साथ जाते हैं, हमारे साथ महिलाएं जाती हैं और जाकर वो अपने फावड़ा चला रहे हैं, कस्सी चला रहे हैं, जो मतलब लेबर वर्क है बिल्कुल, वो खुद अपने हाथों से करते हैं। और सफाई करके कूड़े को डिस्पोज़ किया, उसके बाद हमने वहाँ पे पेड़ लगाए और अब वहाँ पे अच्छा एक एटमॉस्फेयर बन गया है। वहाँ के लोग ख्याल भी रखते हैं इस बात का कि भाई जब दूसरे लोग आकर सफाई हमारे एरिया में सफाई कर रहे हैं तो हम वहाँ पे कूड़ा ना फेंकें। तो वो अब आसपास ख्याल रखते हैं सबका और बच्चे वहाँ खेलते हैं पार्क के अंदर, तो देख के खुशी होती है। तो इसी पे हम काम कर रहे हैं कि हमें इन कॉलोनियों को एक तरह से हमने गोद ले लिया है। ठीक है। और जब तक हम एक-एक कॉलोनी के पार्कों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं कर लेते, उसके अंदर एक शानदार वातावरण नहीं बना देते, हम उसके अंदर पार्क में पेड़, और पार्क है तो पार्क की शेप दिखना भी चाहिए ना, बिल्कुल। सिर्फ नाम पार्क नहीं होना एक चाहिए, बार उसकी बन गई तो दोबारा से कोई हाँ, तो मेंटेनेंस वो नहीं शेप उसका। में आना चाहिए। तो हमारा प्रायोरिटी है कि उस पार्क को, उस कॉलोनियों को शेप में लाएं और उनके बच्चों को एजुकेट करें। इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं और बस यही एक दुआ है कि अल्लाह पाक इसमें हम लोगों को कामयाबी दे और लोग हमारे साथ जुड़ें अगर उनको ये मुहिम अच्छी लगे तो, जो समाज में कुछ करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग जुड़ भी रहे हैं। जी। आजकल नौजवान जल्दी अमीर बनना चाहते हैं लेकिन पेशेंस नहीं है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सक्सेसफुल होने का असल तरीका क्या है? आप क्या बताओगे मुझे, मेरी जैसी एज के यंगस्टर को, कि ये तरीका है? देखिए, हर चीज़ की शुरुआत एजुकेशन से होगी। सबसे पहले जो यंगस्टर्स हैं अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपकी समाज में कहीं पूछ नहीं होगी, ठीक। आने वाले वक्त में कहीं भी पूछ नहीं होगी। ठीक। और एजुकेशन के साथ साथ तालीम के साथ साथ तरबियत भी बेहद ज़रूरी है। सिर्फ आपके एजुकेशन पास सिर्फ तालीम है और तरबियत नहीं है तो आपकी एजुकेशन किसी काम की नहीं है। तो आप, और तरबियत कहाँ से आएगी? घर के बड़ों से आएगी, वालिदैन से आएगी, बड़े भाई बहनों से आएगी, और जो स्कूल के अच्छे टीचर्स हैं उनसे आएगी। तो तरबियत, अपने छोटे बड़ों का ख्याल रखना, एक दूसरे की इज़्ज़त करना, और एजुकेशन, तो इसके सहारे आप अगर आप चलेंगे आगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी भी मिलेगी, हर फील्ड में कामयाबी मिलेगी। और आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके अंदर मैनर्स नहीं है, एडिकेट्स नहीं है, तो आपकी कहीं पूछ नहीं होगी। तो आप, मुझे नहीं लगता कि कैसे कामयाब होंगे, ना तो दौलत में कामयाब हो सकते हैं, ना शोहरत में कामयाब हो सकते हैं। अब ऊट पटांग हरकतें चल रही हैं आजकल, वो करके कोई कामयाबी अगर समझ रहा है तो वो मुझे नहीं कामयाबी लगता। है? आपकी नज़र में वो कामयाबी मुझे है? तो नहीं लगता, शायद किसी की नज़र में भी वो कामयाबी नहीं है, कि उल्टी सीधी चीज़ें आजकल सोशल मीडिया पे वायरल करने के लिए फेम पाने के लिए, पैसा अजीब पाने अजीब के से लिए। लोग वीडियोस डालते हैं,
ये नहीं सोचते कि हम क्या परोस रहे हैं समाज को। ये हर हाथ में मोबाइल है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, वालिदैन के हाथ में मोबाइल है, महिलाओं के घरों की औरतों के हाथ में मोबाइल है। तो हम क्या चीज़ें डाल रहे हैं बिल्कुल सर, सोशल आपने साइट के बहुत ऊपर। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ये छेड़ा है कि हर के घर के हाथ में मोबाइल है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। हाँ, तो उस मोबाइल को आप अच्छे वे में इस्तेमाल करिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर आपको सरकार ने दिया है तो आप उसका अच्छा इस्तेमाल करिए। आप वो कंटेंट डालिए कि जो आपके छोटे देखकर उसको सीखें। लेकिन आप सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे ऐसे कंटेंट डाल रहे हैं जो वल्गैरिटी से भरे हुए हैं, देखने जो लायक नहीं, बेहुदा हैं, जो आप फैमिली के साथ देख भी नहीं सकते। देख भी नहीं सकते। अच्छा, कोई ऐसी सेंसरशिप भी नहीं है कि इस पे लगा दी जाए कि लोग ना देखें। तो हम सबसे पहले कोई भी कंटेंट डालने से पहले ये देखें कि हमारी फैमिली के लोग, हमारी बच्ची, हमारी बीबी या हमारी वालदा भी हैं, वो अगर देखेंगी इन चीज़ों को तो हमारे बारे में क्या इमेज बनाएंगी वो, कि हम क्या हैं। तो आज की किसी भी चीज़ को डालने से पहले 10 बार सोचें और अच्छे कंटेंट डालें जिससे लोग सीखें। आज की सोसाइटी को देखकर आपको क्या लग रहा है, किस तरफ जा रही है। आप बैठ के सोचते होंगे कि यार दुनिया किस तरफ जा रही है। बड़ा अफसोस होता है देखकर, और अफसोस ही कर सकते हैं कि लोग सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करके और बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं, लेकिन 70% इसका लोग निगेटिविटी में इस्तेमाल कर रहे हैं। 30% लोग अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी बुरे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे भी लोग हैं, बहुत अच्छी कंटेंट भी डालते हैं। वो चाहे वो इस्लामिक स्कॉलर्स हों या फिर दीन के जानकार हों या एजुकेशनलिस्ट हों या सियासतदान हों या ऑफिसर्स हों, तो बहुत अच्छे कंटेंट भी डालते हैं लोग, बहुत अच्छे मैसेजेस होते हैं जिसको देखकर सीखने को भी मिलता है। लेकिन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है जिसको कम करने की ज़रूरत है, और ये कोई नहीं कर सकता, मैं और आप नहीं कर सकते बदलाव। लोगों को अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा, कोई किसी को बदल नहीं सकता। आज का आप यंगस्टर से क्या एडवाइस देना चाहोगे जो हर बार कोई भी काम करने से पहले हार मान लेता है, काम भी नहीं करता उससे पहले हार मान लेता है, इतना डिमोटिवेट है वो। सक्सेस जो है फेल होने के बाद ही मिलती है। फेल होने के बाद हाँ, मिलती है। कोई अगर आप अपनी जर्नी का कोई एक ऐसी हाईलाइट बताइए कि मैंने जो उस टाइम पे मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि आप पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं, बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं, कई बार लॉस भी होता है। पॉलिटिक्स में है तो कई बार आपको ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जो कि बहुत टफ होती हैं, एक नॉर्मल आदमी तो नहीं कर सकता। कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं जिस वक्त आज़म खान साहब से विवाद शुरू हुआ था तो उस वक्त उम्र मेरी बहुत कम थी, कितनी थी? और ऐसी करीब 23-24 साल उम्र थी। ठीक। तो उस वक्त लोगों ने डराया बहुत कि अरे भाई वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, उनसे कहाँ पंगा ले लिया तुमने, और तुम रामपुर में रह नहीं पाओगे, सरवाइव नहीं कर पाओगे। बहुत मुश्किल भी आई, और ख़ानदान में भी लोग परेशान हो गए कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ गई, और क्योंकि सच्चाई के लिए लड़ रहे थे, लोगों की लिए लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं अल्लाह ने वो ताकत और हिम्मत और हौसला दिया कि फिर आगे बढ़ने की कोशिश की कि नहीं करेंगे, हम कोई गलत नहीं है। किस चीज़ की लड़ाई थी? लोगों को जहाँ जहाँ परेशान किया जा रहा था वहाँ जाके खड़े हो रहे थे। जैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए। शुरू में मैंने आपको बताया, यतीम खाने में एक 40 परिवार थे, उनको उजाड़ने की तैयारी चल रही थी, तो वहाँ धरना दे दिया हमने जाकर। फिर उससे हम टारगेट हुए, हमें हमारी मार्केट गिराई गई, हमारे ऊपर मुकदमे लगाए गए। तो खामोश हो जाना चाहिए था हमें जी। लेकिन पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ गई, हम खामोश नहीं हुए। हम जेल चले गए, जेल में भूख हड़ताल कर दी, 11 दिन तक कुछ खाया नहीं, बिल्कुल समझ लीजिए हॉस्पिटलाइज हो गए। वहाँ से जीबी पंत तक इलाज चला, मेरठ में इलाज चला, 11 दिन के अंदर कुछ भी नहीं खाया, तो 8-8.5 किलो वज़न गिर गया जेल के अंदर 11 दिन में। लेकिन ये सोचा कि गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे, अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, पब्लिक को नुकसान नहीं होना चाहिए। लोग अक्सर करते हैं कि धरना प्रदर्शन अगर करते हैं तो रोड जाम कर देते हैं, स्कूल की बसों को रोक देंगे, रिक्शाओं को रोक देंगे, किसी को तो अपना वो तरीक़ा नहीं है। हम अगर समाज के लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं तो एक ऐसे लोकतांत्रिक तरीके से लड़ें जो हमारे पूर्वजों ने लड़ी है। ठीक है। जैसे आज़ादी की लड़ाई को लड़ा गया है, अनशन करके लड़ेंगे, अपने ऊपर परेशानी उठाएंगे। अगर हमने समाज में कुछ अच्छा करने का ज़िम्मा लिया है तो हम दूसरों को क्यों परेशान करें, अपने आप को परेशान करें।
तो हमने भूख हड़ताल करी ठीक और है। 11 दिन की भूख हड़ताल करी, वो बड़ी सक्सेसफुल रही। अच्छा। उससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया, चैनल्स, बड़े बड़े चैनलों ने नोटिस किया कि ये लड़का जो है भूख हड़ताल कर रहा है, और बहुत सीरियस भूख हड़ताल थी। जेल का प्रशासन परेशान हो गया उस वक्त, सबके हाथ पैर फूल गए थे कि कहीं इसको कुछ हो नहीं जाए, अगर इसको लड़के को कुछ हो गया तो हम लोग सस्पेंड हो जाएंगे। तो अच्छा। जेलर उस वक्त जो थे वो बहुत सर होते थे कि आप कुछ खा लीजिए, हम किसी को कहेंगे नहीं, आप यही कहना हम भूख हड़ताल पे हैं, लेकिन आप कुछ खा लीजिए। खा लीजिए। तो मैंने कहा भाई ये तो फिर अपने आप से धोखा हो गया, ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी कहाँ रही फिर इस लड़ाई में। तो मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा। तो मैंने 11 दिन तक वाकई कुछ नहीं खाया। फिर लखनऊ से एक डीआईजी साहब आए भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए, तो उन्होंने भी बहुत कोशिश की, मगर मैंने नहीं खाया। उन्होंने ये किया कि 8-9 दिन का भूखा था, तो उन्होंने मेरे सामने ड्राई फ्रूट्स और बहुत अच्छे अच्छे शानदार फल वल लगा दिए कि, और फिर ख़ुद खाने लगे। तो एक बार को दिल में लालच भी आया देखकर कि यार थोड़ा सा खा लेता हूँ, खा लेता हूँ। हाँ, मगर फिर कंट्रोल किया कि नहीं, खाना नहीं है। खाना नहीं है। तो खाया नहीं, खुद के साथ बेईमानी नहीं करनी बेईमानी है। नहीं, जो भी काम किया पूरी ईमानदारी से किया है। ठीक है सर, थोड़ा विमेन एम्पावरमेंट पे हम बात कर लेते हैं। एक मुल्क की तरक्की का असली सबब लड़कों की तालीम नहीं बल्कि लड़कियों का आगे बढ़ना है। आपको क्या लगता है कि हमारी लड़कियों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ये आप ठीक कह रहे हैं, लड़कियों की तालीम बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लड़की एक अगर तालीमी याफ्ता होगी तो वो पूरे एक परिवार को तालीम से जोड़ सकती है। एक माँ जो है अपने बच्चों को एजुकेट कर सकती है। वालिद जो हैं वो तो अपने काम पे चले जाते हैं, लेकिन पूरा वक्त जो बच्चों के साथ बीतता है वो वालदा का बीतता है। तो वालदा का पढ़ा लिखा होना बेहद ज़रूरी है। और पहले, बहुत पहले अगर देखें तो लेडीज़ की पढ़ाई पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था, लड़कों को ज़्यादा पढ़ाया जाता था। लेकिन अब मुझे लगता है ऐसा नहीं है, अब लड़कियां हो रही वो है कमाल कर रही हैं जो लड़के नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन में तो बहुत आगे है माशाल्लाह, खुशी होती है देखकर, और लड़कियों को पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। आपके शहर में कितनी लड़कियां एजुकेशन लेने के बावजूद जॉब नहीं कर पाती हैं? क्या इसका सॉल्यूशन है? ये भी बहुत कड़वी सच्चाई है कि एजुकेशन है और जॉब्स नहीं है। तो इसके लिए सरकारें ज़िम्मेदार हैं। सरकारों को चाहिए कि जॉब क्रिएट करें, और जॉब क्रिएट होंगी जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। कंपनीज लोग खोलना चाहते हैं, बिज़नेस खोलना चाहते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लाइट का प्रॉब्लम है, इस 21वीं सदी में लाइट की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। सिक इंडस्ट्रीज़ पड़ी हैं, इतनी इतनी बड़ी ज़मीनें सरकार के पास पड़ी हैं, बंद पड़ी शुगर फैक्ट्रियां हैं। तो इन शुगर फैक्ट्रियों को अगर चालू किया जाए, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, कपड़ा मिल हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, साइकिल की इंडस्ट्री है। तो इन इंडस्ट्रियों को, जो सिक इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको अगर सरकार लेकर और प्राइवेट तौर पर लोगों को दे दे लीज़ पर कि भाई हम आपको ये दे रहे हैं, आप इस फैक्ट्री को चलाइए, तो जब वो फैक्ट्री चलेगी तो सैकड़ों हज़ारों लोग उसमें जॉब से लग जाएंगे। तो वहाँ की इकोनॉमिकल पोजीशन जो है साउंड होना शुरू हो जाएगी उस शहर की। सरकार को राजस्व मिल जाएगा, सरकार का भी फ़ायदा होगा कि उसको राजस्व मिलेगा। इंडस्ट्रियलिस्ट के थ्रू लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, जॉब्स मिल जाएंगी। लेकिन पता नहीं इस पर कोई सरकार ध्यान क्यों नहीं देती। और बहुत अच्छा फार्मूला है जॉब्स क्रिएट करने का। हमारे रामपुर के अंदर कम से कम 5-7 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो बंद पड़ी हैं। कई शुगर फैक्ट्रियाँ यहाँ पे बंद पड़ी हैं, और कितनी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं उनकी शुगर फैक्ट्रियों की, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। तो अगर उन शुगर फैक्ट्रियों को नहीं चलाए सरकार, मैं कह रहा हूँ सरकार पैसा ना लगाए, सरकार किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाकर वो दे सकती है कि भाई हम आपको दे रहे हैं, ये 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, हम आपको 50 करोड़ में लीज़ पर दे रहे हैं, आप चलाइए इसको। तो उस जिसको नॉलेज है उस फील्ड की, उस बिजनेसमैन को, वो 50 करोड़ रुपये सरकार को देगा। उसके बाद उस इंडस्ट्री में 50 करोड़ लगा के उसको ठीक ठाक करके चलाएगा। फिर कम से कम वो 4000 लोगों को रोज़गार देगा, उसी शहर के लोगों को। तो हो सकता है ना ये काम, कोई नामुमकिन काम तो नहीं है। बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सरकार और उसके नुमाइंदे पता नहीं किस तरफ है कि इस और ध्यान ही नहीं देते। अगर ध्यान दें तो बहुत सारे जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं। एक लड़की जो बिजनेस करना चाहती है या पॉलिटिक्स में आना चाहती है, आप उसे क्या मशवरा दोगे? देखिए,
कोई भी काम करें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ईमानदारी से करें। और सबसे पहले अपना अखलाक, अपना किरदार, अपनी डिग्निटी को मजबूत रखें, कायम रखें, और उसके बाद आप करें कोई भी काम। ठीक। कोई भी काम कर सकते हैं और अपने समाज को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करें। जो भी काम करें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। एक माँ की तालीम एक पूरी नस्ल का मुस्तकबिल तय करती है। आपकी नज़र में एक औरत का सोसाइटी में असली मुकाम क्या होना चाहिए? यही है कि अगर उसके पास एजुकेशन है तो वो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को अपने अपने परिवार के साथ साथ जी। अपने ख़ानदान को एजुकेट कर सकती है। तो औरत एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में बेहतरीन नेमत अल्लाह ने दी है ठीक है। हर शख्स को, और उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। वो जिस भी रूप में है वो सारे रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं, उन रिश्तों की बहुत अहमियत, उसका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा सर, ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है जो कि मेरे दिल में आता है। मैंने कहा उस इंसान से पूछूंगा जो मुझे लगेगा कि ये उसका जवाब दे सकते हैं। लड़कियों को लेकर एजुकेशन भी ठीक है कि तालीम देनी चाहिए, लेकिन सर जैसे हम एक मुस्लिम कल्चर से आते हैं, सोसाइटी है से हैं, मुस्लिम्स हैं, उसको लेकर भी कोई ये नहीं सोचता कि उसी के तरीके का, उसी के मुताबिक का उसे जॉब मिलनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, उसके कुछ रूल्स होने चाहिए। फ्रीडम का मतलब सर क्या है? फ्रीडम का मतलब ये है कि जो मुझे मेरे मज़हब ने एक नकाब दिया या एक हिजाब दिया, मैं उसको उतार फेंकूं और फिर जॉब पर जाऊं, ये मेरे लिए फ्रीडम है? नहीं, एक एक्चुअल क्या होना चाहिए कि वो अपने एक मज़हब को भी फॉलो करे, जॉब भी कर सके, सोसाइटी का हिस्सा भी बन सके, बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ भी बैठ सके, पॉलिटिक्स भी कर सके। ये सारी चीज़ें एक क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये कैसे होगी? बिल्कुल हो सकती है, कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। मज़हब को आगे रखकर कोई भी औरत जॉब कर सकती है। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जी। उनकी जो पहली बीवी थी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो वो तिजारत करती थी। तो उनका तिजारत का सामान लेकर जो थे जाते थे लोग, और एक बार हुज़ूर को उन्होंने कहा कि भाई हमारा, क्योंकि वो अमीन का दर्जा था, उनको लोग अमीन कहते थे, सादिक़ुल अमीन। तो वो उनका तिजारत का सामान लेकर गए और शाम में उनके बेच कर आए और उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। तो उस दौर में भी औरतें जो थीं बिज़नेस करती थीं, तिजारत करती थीं। तो आज भी बिज़नेस कर सकती हैं औरतें, और एजुकेशन से रिलेटेड जॉब कर सकती हैं, स्कूलों के अंदर टीचर के तौर पे जॉब कर सकती हैं, अपने घर में कोचिंग क्लासेस लगा सकती हैं, और बहुत सारे अच्छे जॉब्स भी हैं जो औरतें कर सकती हैं। लेकिन जो भी हो वो इस्लाम के दायरे में हो, अपने मज़हब के दायरे में हो, और नेकी और इंसानियत होना चाहिए उसके अंदर। ये पहली परहेज़गारी तो हो। नहीं सर, मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि कुछ लड़कियां जो हैं जॉब करना चाहती हैं और स्कूल जाती हैं और टीचिंग की जॉब है, तो उन्हें उनके इंटरव्यू में सबसे पहले ये पूछा जाता है कि आप फर्स्ट ये अपना जो भी हिजाब है या नकाब है या बुर्का है, जो भी वो पहनती हैं उसको रिमूव करें, देन उसके बाद इंटरव्यू दें। तो ये जो कड़वाहट है, ये जो सोच है, ये कहाँ से आई और क्यों आई, और इसका क्या सोल्यूशन है? ये तो देखिए सरकारों की दी हुई है, और मौजूदा वक्त में जो सरकार है, चाहे वो सूबे में हो या पूरे हिंदुस्तान में हो, वो सरकार नफ़रत का बीज बो रही है इस तरीके की बातें करके। तो उनको करने दीजिए। इस तरीके के तो उलझने और परेशानियाँ मुसलमानों के लिए अब से नहीं है, हमेशा से उठती चली आई। जब से दुनिया कायम हुई है तब से इस तरीके से मुसलमानों को परेशान करने की फितने उठते रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुसलमान इन चीज़ों से डरने वाले हैं या दबने वाले हैं। अपने संवैधानिक दायरे में, चाहे वो किसी भी मुल्क में रहने वाले लोग हों, अपने मज़हब को फॉलो कर रहे हैं और अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि इस सरकार को भी अक्ल सलीम दे अल्लाह। अब आप सरकार में हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है सबको रोज़गार मुहैया कराना, इंफ्रास्ट्रक्चर देना, सबको एक बैलेंस तरीके से देखना और उनके लिए काम करना।
आवाम के लिए काम करना, ना कि ये कि हिंदू और मुसलमान, हिजाब और ट्रिपल तलाक, इस तरीके के कानूनों को प्रोवोक करना और लोगों को टारगेट करना किसी कम्युनिटी को, ये ठीक नहीं है। ठीक है। लाला साहब, यह मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पॉलिटिक्स अक्सर एक गंदा खेल माना जाता है, लेकिन आप इसमें इस प्लेटफॉर्म को एक ईमानदारी से कैसे निभाने की कोशिश कर रहे हैं? बड़ी मुश्किल भी आती है, लेकिन अगर अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो फिर बुरे लोग ही हुकूमत करेंगे। तो लोग जाना नहीं चाहते अच्छे लोग पॉलिटिक्स के अंदर कि यार ये बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन अगर हर शख्स यही कहकर अपनी जान छुड़ा लेगा तो फिर बुरे में से ही किसी को चुनना पड़ेगा। तो बिल्कुल। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, जिनके अंदर इंसानियत हो, जिनके अंदर नेकी हो, जिनके अंदर परहेजगारी हो और जिनके अंदर ईमानदारी हो, जिनके अंदर बर्दाश्त हो, तो ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। बहुत बर्दाश्त का काम है ये। बिल्कुल, बर्दाश्त का काम तो कोई भी हो, बर्दाश्त तो करना ही चाहिए। सब्र की ताकीद और हक़ की तलक़ीन एक दूसरे को करना चाहिए। सूरह अल असर के अंदर भी अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि बेशक इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए। एक दूसरे को सब्र की ताकीद और हक़ की तलक़ीन करते रहे। तो सब्र किसी भी फील्ड में करना बेहद ज़रूरी है और बहुत मुश्किल काम भी है सब्र करना। हम कहीं रोड पर जा रहे हैं, कहीं जाम लग जाता है तो सब्र नहीं होता है लोगों को, एकदम से रेलवे क्रॉसिंग कहीं है तो 2-2 3-3 लाइनें लोग लगा देते हैं, बिल्कुल। आपस में जैम कर लेंगे। तो वो सब्र का मादा नहीं है लोगों में, इस वजह से होता है। लेकिन लोगों को सब्र करना चाहिए। बार बार कुरान इसी बात की तालीम दे रहा है। आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में मोहब्बत और इंसानियत के लिए जगह बची है अभी जगह, और है? ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। जैसे हमारी पार्टी में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। कौन सा आपकी नज़र में ऐसे लीडर हैं कि आप कि ये वाह गजब हैं ये? और अरविंद बहुत केजरीवाल, संजय सिंह बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन इस बार चुने नहीं गए। ठीक है, क्या वजह रही? इलेक्शन में हार जीत तो होती है, बहुत सारी बेईमानियां भी हुई हैं दिल्ली के अंदर। अच्छा। सब लोग जानते हैं कि एक विधानसभा के अंदर 10,000 वोट बढ़ा दिए गए और 10,000 वोट घटा दिए गए। 20,000 वोटों का असर लास्ट के दिनों में डाल दिया। उसके अलावा पैसा बांटा भाजपा के लोगों ने, अपने मंत्रियों के और सांसदों के घरों पे लाइन लगाकर कपड़े बांटे। तो कई सारी चीज़ें रहीं दिल्ली चुनाव से रिलेटेड, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं राजनीति में और आम आदमी पार्टी तो बहुत अच्छा कर रही है। बिजली लोगों को फ्री देना, एजुकेशन का निज़ाम बहुत अच्छा कर देना, गरीब के बच्चों को शानदार स्कूल देना और महिलाओं के लिए बसें फ्री कर देना, तीर्थ यात्रा पर हर धर्म के लोगों को भेजना सरकारी ख़र्च पर, और मेडिकल फैसिलिटी जो है बिल्कुल फ्री और बहुत अच्छे पैमाने की मेडिकल फैसिलिटी देना। यही जो है एक बुनियादी उसूल होना चाहिए, राजनीति का हो या समाज सेवा का हो, यही तो चाहिए लोगों को। और क्या चाहिए भाई? रोटी कपड़ा मकान और बिजली भी एक बेसिक ज़रूरत है, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें दे रही है आम आदमी पार्टी की सरकार दे रही थी। ठीक है। तो पंजाब में चल रही है गवर्नमेंट, पंजाब में भी बहुत चेंजेस आए हैं। तो अब एजुकेशन पे बात होती है। जब से आम आदमी पार्टी मैदान में आई है, 12-13 साल पुरानी पार्टी है, 2 राज्यों के अंदर सरकार चलाई, अच्छी सरकार चलाई। तो और पॉलिटिकल पार्टियों ने भी छोटी सी पार्टी से सीखा कि निज़ाम ऐसे भी चलाया जा सकता है। आप पॉलिटिशियन के अलावा एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, जैसे मैं हूँ। मेरे पास मेरी पॉकेट मनी है, बस मेरे पास 50,000 रुपये हैं। तो आप मुझे क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि आप 50,000 रुपये से ये बिज़नेस कर सकते हो, या मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बिज़नेस तब नहीं करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, लेकिन मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो आप मुझे क्या एडवाइस दोगे? अब देखिए, बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ भी हैं, गवर्नमेंट सब्सिडाइज लोन भी देती है, तो उसका सहारा भी लिया जा सकता है। और रामपुर में लकड़ी का कारोबार अब फ़िलहाल तो ज़रा हल्का चल रहा है, लेकिन अच्छा कारोबार है। तो लकड़ी के कारोबार
भी किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर इंसान करना चाहे तो कर सकता है। किस तरीके से आप टाइम मैनेज करते हैं कि मैं पॉलिटिक्स को भी दे देते हैं, बिजनेस को भी दे देते हैं, एनजीओ भी आप चला रहे हैं बताया आपने, फैमिली के लिए भी आप कैसे टाइम निकालते हैं, जो आपकी हॉबीज़ हैं वो क्या क्या हैं, हमें सब जानना है, सब बताइए। देखिए, हॉबीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं है, सैर पे जाने का शौक़ है, कहीं घूमने चले जाते हैं महीना 2 महीना में। लास्ट टाइम कहाँ गए थे? पहाड़ पे चले जाते हैं, पहाड़ पर। एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, ठीक। थोड़ा सा फैमिली के साथ चले जाते हैं, कभी फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं। तो घूमने का थोड़ा शौक़ है, नई नई चीज़ों को, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। और फैमिली को वक्त देना भी अच्छा लगता है, खाली वक्त में फैमिली को टाइम देता हूँ। ठीक है। और ऑफ़िस का शेड्यूल ये है कि सुबह 11 बजे ऑफ़िस चला जाता हूँ और शाम तक वहीं रहता हूँ। तो वहाँ पे बिज़नेस पे भी नज़र रखता हूँ, और साथ साथ वहाँ पे शहर के लोग आते हैं जो अपने बिजली के मसले हैं, किसी का राशन कार्ड का मसला है, किसी का पेंशन का मसला है, तो उसको भी हैंडल करता हूँ, देखता रहता हूँ। और वहीं से कहीं जाना होता है किसी ऑफ़िसर से बात करने के लिए, किसी का बिजली का बिल कम कराना है या कोई मसला है, तो वहीं से अप डाउन करता रहता हूँ बीच बीच में। तो हो जाता है मैनेज, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है। एक और कि आपको लगता है कि सिर्फ डिग्री होने से नौकरी मिलती है या असली हुनर और सोच ज़्यादा ज़रूरी है? जाहिर सी बात है, हुनर और सोच के बगैर नहीं हो सकता। सिर्फ डिग्री से काम नहीं डिग्री चल से सकता। काम नहीं चलेगा। हुनर होना चाहिए और अच्छी सोच होना चाहिए, फितरतन इंसान को अच्छा होना चाहिए। किसी इंसान की फितरत अच्छी है और उसको अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो वो बहुत अच्छा कर सकता है। सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, मेरे पास एक अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो मुझे जॉब मिल जाएगी। आज अनएम्प्लॉयमेंट इतना ही इसी बात का सबसे ज़्यादा है कि मार्केट में जॉब है लेकिन उनके पास या तो वो स्किल्स नहीं है या वो सोच नहीं है, क्योंकि आपकी Skills डिग्री होना- को सबसे पहले नीचे रख दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है व्हाई शुड वी हायर यू, मैं तुम्हें क्यों हायर करूं। तो वो या तो हमारी सोच देखते हैं, जाहिर सी हमारा बात है। माइंडसेट देखते हैं, जाहिर सी बात है, ये सारी चीज़ें। स्किल्स होना बेहद ज़रूरी है। आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। कैसे बात करेंगे किसी से, कैसे आप कैसे डेवलप किया रहे हैं इसे? इंटरेक्शन करना लोगों से, ठीक। नए नए लोगों से मिलना, इंटरेक्शन करना। डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इंसान है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, चाहे वो दौलत में बड़ा हो या शोहरत में बड़ा हो, या कोई बड़े पद पर हो, मिनिस्टर हो या गवर्नर हो, है तो इंसान। बिल्कुल। अल्लाह नहीं बनाया है, उसके भी 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं। हमारे पास भी अल्लाह ने वही हमें दिया है सब कुछ। तो हम डिप्रेस क्यों हों, डरें क्यों उससे बात करने में? इंसाफ की बात तो हम किसी के सामने भी कह सकते हैं। खौफ तो सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए। अल्लाह के खौफ के अलावा बंदों का खौफ नहीं करना चाहिए। इंसानियत के लिए आप बड़े से बड़े शख्स के पास जाइए और उससे बात करिए और कॉन्फिडेंटली बात करिए। तो नए नए लोगों से इंटरेक्शन करिए। लोग अक्सर मैं देखता हूँ कि छोटा सा कोई मसला हो जाता है तो थाने कौन जाए, कैसे बात करें पुलिस वालों से, क्या करें, तो लोग थाने जाते हुए डरते हैं। पुलिस से डरते हैं। पुलिस से डरते हैं। कोई सिपाही है, किसी ठेले वाले को परेशान कर रहा है, किसी दुकानदार को परेशान कर रहा है, तो कहते हैं यार चलो पैसे दे दो, 200-300 रुपये, वरना ये मुकदमा लिख देगा, परेशान करेगा। क्यों? अगर आप इज़्ज़त के साथ अपना ठेला लगाकर अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपनी दुकान लगाकर अपने बच्चों को पाल रहे हैं, और कोई आकर आपसे पैसे मांग रहे हैं। एक बार एक ठेले वाले के साथ वाक़या हो गया था। 50-50 रुपये सिपाही ले रहे थे ठेले वालों से। अच्छा। तो ठेले वाला मेरे ऑफिस के सामने ही लगा रहा था फलों का ठेला, तो मेरे तक आ गया वो कि साहब मुझसे 50 रुपये ले लिए ज़बरदस्ती। तो मौके पे मैं पहुंच गया, तो पैसे उसको वापस करना पड़े पुलिस वाले को। तो उससे बात की हम लोगों ने कि भाई क्यों मांग रहे हैं आप पैसे इनसे, ये गरीब आदमी है, 200-300 रुपये शाम तक कमाएंगे, 50 रुपये आप ले जाएंगे इनसे, तो किस बात का आप 50 रुपये ले रहे हैं? तो बोले नहीं वो चालान करेंगे, इनका ये गलत खड़े हैं, बिल्कुल रोड के साइड में खड़े हैं, अंदर खड़े हैं, कहाँ पे ठेले वाला कहाँ पे बेचेगा फिर खड़े होके? तो खैर वो बात हायर अथॉरिटीज़ तक गई, एसपी तक गई, तो एसपी ने फिर वो डाटा सिपाहियों को और पैसे वापस कराए। फिर उन्होंने शहर में जितने ठेले वालों से पैसे लिए थे सबके वापस करे। इस सोच 100 को, 50-50 रुपये। इस मानसिकता को, इस करप्शन को कैसे दूर किया जा सकता है? बोलना चाहिए इंसान को और जाकर बात करना चाहिए। कहीं आप गलत होते हुए देखें तो उसको
कोशिश करें कि खुद रोकें। अगर आपके रोकने की हिम्मत नहीं है तो आप उसको दिल में बुरा महसूस करें कि ये काम ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, और हायर अथॉरिटीज़ से जाकर बात करनी चाहिए। ठीक है, कम से कम आप नॉलेज में तो डालें। बिल्कुल, अगर आपने कुछ किया ही नहीं तो 0% चांस हैं कुछ अचीव करने के। ठीक है, कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप 20-25% कामयाबी मिल जाए या 100% कामयाबी मिल जाए। अब कोई शख्स सिर्फ देखता ही रहे, कुछ बुरा सोच रहा है और कुछ करने की कोशिश ही ना करे तो 0% उसमें चांसेस हैं। आपने कुछ कोशिश ही नहीं करी। तो कोशिश करना चाहिए इंसान को और इंटरेक्शन करना चाहिए। सक्सेस नहीं मिलती है एक बार में, 2 बार में, फिर क्या करना चाहिए? काम छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, आप दिमाग लगाइए कि क्यों सक्सेस नहीं मिल रही, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ पे नेग्लिजेंसी है, क्यों हमें कामयाबी नहीं मिल रही। कहीं हमारी नीयत तो ख़राब नहीं है, ठीक, कहीं हमारी सोच में तो कोई कमी नहीं है, ठीक, कहीं हम किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो अपने आप को अपने मज़हब के पैमाने पर पूरा हम अगर उतर रहे हैं, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है। बुनियादी चीज़ जो है इंसानियत और दिल से आपके अंदर अच्छी सोच होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके, जी, और मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, सोच के बारे में, कैसे सोच को, अपने माइंडसेट को बदला जा सकता है, कौन सी चीज़ें करके ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है, बिजनेस के लाइन में, चाहे पॉलिटिक्स की हो, किसी की मदद हो, जिस तरीके से आपने बताया एनजीओ, तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं आपके साथ, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही इंस्पायरिंग है आपके साथ पॉडकास्ट रहा। शुक्रिया, मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।